जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर। तो दोस्तों चलते हैं आज की इस वीडियो में। मैं क्या बताने वाला हूं, तो आज की भी इस वीडियो में हम मानव नेत्र और वायुमंडलीय अपवर्तन वर्ग 10 के फिजिक्स का चैप्टर जो है उसी से संबंधित हम कुछ सवालों के बारे में डिस्कस करेंगे। सवाल तो नहीं बोलेंगे, वो सारे कॉन्सेप्ट हैं जिन कॉन्सेप्ट को समझना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि उससे हमारे आगे के सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। जैसे कि लास्ट क्लास में हम क्या पढ़े थे, तो लास्ट क्लास में हम मानव नेत्र के बारे में पूर्ण रूप से हम पढ़ चुके थे कि मानव नेत्र क्या होता है। बहुत ही संवेदनशील अंग है, पांचों ज्ञानेंद्रियों में से एक है। फिर पढ़े हुए थे कि उसमें आइरिस क्या होती है, मतलब परितारिका क्या होती है, श्वेत पटल क्या होता है। अच्छा, श्वेत पटल से एक बात याद आया कि हम श्वेत पटल को एक जगह स्क्लेरेनकाइमा लिख दिए हैं। याद रहे कि वो स्क्लेरेनकाइमा नहीं होता है, वो गलती से बोला गया है, ठीक है। वो स्क्लेरोटिक होता है। क्या होता है? स्क्लेरोटिक होता है। तो ध्यान देंगे आप कि वो स्क्लेरोटिक होता है। आपको स्क्लेरोटिक पर ध्यान देना है, स्क्लेरेनकाइमा पर नहीं, ठीक है। उसको सुधार लेंगे, ठीक है। तो चलिए, फिर उसके बाद हम वहां पर उसमें पढ़े थे, श्वेत पटल के बाद करायड पढ़े थे। कोराइड जिसको रक्तक पटल कहते हैं। और कोराइड के बाद पढ़े थे हम उसमें सिलियरी मांसपेशियां और परितारिका। फिर पढ़े थे नेत्र लेंस, और नेत्र लेंस के बाद क्या पढ़े थे, तो नेत्र लेंस के बाद पढ़े थे हम पुतली, और उसके बाद रेटिना आए थे। रेटिना पर हम पित्त बिंदु और अंध बिंदु पढ़े थे। फिर पित्त बिंदु में हमारे पास क्या होता है, रॉड सेल और कोन सेल। फिर पढ़े थे कचावद्रव। फिर पढ़े थे हम क्या कि नेत्रोद क्या होता है। और इन सभी को पढ़ने के बाद कैपिटम लूसिडम नामक परत के बारे में जाने थे। उसके बाद हम आ गए थे कि नेत्र में सामान्य जो नेत्र होता है, स्वस्थ व्यक्ति की जो आंख होती है, उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां बनता है, रेटिना पर बनता है। लेकिन किसी कारण से यदि प्रतिबिंब रेटिना पर ना बने और रेटिना से पहले या रेटिना के बाद में बन जाए, तो उसके कारण नेत्र में दोष उत्पन्न होता है, जिसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब इस कमी को हम दोष कहते हैं, जिसे दृष्टि दोष कहते हैं। और ये दृष्टि दोष के हम प्रकार पढ़े थे, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला प्रकार जो पढ़े थे उसमें हम ये पढ़े थे, जो पहला दृष्टि दोष था, उस दृष्टि दोष में हम पढ़े थे निकट दृष्टि दोष। फिर पढ़े थे दूरदृष्टि दोष। फिर पढ़े थे जरा दूरदर्शिता। फिर पढ़े थे अबिंदुकता। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो बोले थे जिसमें निकट की वस्तु साफ दिखाई दे, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई दे। और इसे दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और इसके कारण क्या था, तो कारण ये था कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना या नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाना, ठीक है। 2 कारण पड़े थे। फिर हम आते हैं दूरदृष्टि दोष में। तो दूरदृष्टि दोष किसे कहते थे, जिसमें हमें दूर की वस्तु साफ दिखाई दे लेकिन पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई दे, वो था हमारा। तो उसके लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग कर रहे थे। और इसमें कारण क्या था, तो नेत्र गोलक का छोटा हो जाना या फिर नेत्र जो लेंस है उसका क्या हो जाना, पतला हो जाना। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हम पढ़े थे। तो उन सभी चीजों को पढ़ने के बाद अबिंदुकता को भी पढ़े थे, जरा दूरदर्शिता पढ़े थे। चलिए आज की इस क्लास को शुरू किया जाए। तो आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले, तो भाई मेरे आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे, जैसे कि हमारा मानव नेत्र कंप्लीट हो चुका था, तो हमारा टॉपिक क्या बच गया, वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या बच गया? वायुमंडलीय अपवर्तन। हमारे चैप्टर का क्या नाम हो गया, वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन। चलिए समझते हैं कि आखिर ये वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है। तो देखिए भाई, हम सामान्यतः सभी व्यक्तियों के घर में, हमारे घर में या सामान्यतः सभी व्यक्तियों के घर में चूल्हा जरूर होता है। क्या होता है? चूल्हा जरूर होता है। ये बात आप ये चूल्हा मान लीजिए कि ये चूल्हा है, ठीक है। अब इस चूल्हे में यदि आप देखें तो इस चूल्हे से ऐसा मानिए कि क्या निकल रहे हैं, आग है, ठीक है। और यहां पर कोई व्यक्ति रहे, ठीक है। और इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति जो है क्या कर रहा है, इधर कोई वस्तु है, इधर कोई वस्तु है,
सामान्यता देखिए, तो इस व्यक्ति के द्वारा ये जैसे समझ लीजिए कि मैं हूं और यहाँ पर चूल्हा है और इधर क्या है, वस्तु है। हम जैसे ही देखते हैं तो चूल्हे में जो आग जल रही होती है तो हमें क्या देखने को मिलता है कि आग जलने के कारण हमें ये जो वस्तु है, यह वस्तु कैसी दिखाई देती है, लगता है कि ये वस्तु हिल रही है। देखे हैं कभी? नहीं देखे, छोड़िए, हटाइए, इसको नहीं देखे। आप गर्मी के दिन की बात करिए, गर्मी के दिनों में आप देखते होंगे कि गर्मी के दिनों में जब लू चलती है, क्या चलती है, जब लू चलती है तो क्या लगता है, हम अगर यहाँ पर खड़े हैं और अगर कहीं पर पेड़ वगैरह हैं तो ऐसा लगता है कि, पेड़ तो नहीं बोलेंगे, हमें लगता है कि वो सामने कोई भी चीज जो है ना ऐसे ऐसे हिल रहा है, ऐसे ऐसे हिल रहा है। आप गर्मी का दिन आ रहा है, आप देख सकते हैं, गर्मी के दिन आ रहे हैं तो उसमें आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। हम जो चीज बोल रहे हैं उसको समझिए। जैसे यहाँ पर ये मनुष्य है, इधर चूल्हा है, जल रहा है, इससे आग निकल रही है, इधर कोई वस्तु है ना, ये वस्तु हिलती हुई प्रतीत होगी। कारण क्या है भाई? कारण ये है कि यहाँ पर ये जब चूल्हा जल रहा है ना तो यहाँ पर हवा है, क्या है, हवा है, और हवा क्या हो गई, गर्म, हवा क्या हो गई, गर्म। इधर भी क्या है, हवा है, और हवा यहाँ पर कैसी हो गई, ठंडी, कैसी हो गई, ठंडी। तो भाई मेरे, जो गर्म हवा होती है उसके कण जो होते हैं ना भाई, दूर दूर भागते हैं। कण क्या होते हैं, दूर दूर भागते हैं। ये बात नहीं जानते हैं तो ये बात आप याद रखें कि जो गैस होते हैं, उन गैसों के जो कण होते हैं ना, उन कणों के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत कम होता है, जिसके कारण वे कण पहले ही दूर दूर भागते हैं। और यदि हम उसको टेम्परेचर दे दें, तो तापमान दे दें, तो वो और दूरी दूरी पर भागने लगेंगे। यही कारण है कि जब तापमान मिलेगा तो यहाँ के क्षेत्र की जो वायु होगी, वो वायु गर्म होगी तो क्या होगी, ऊपर उठेगी। अब जिसके कारण कण होंगे दूर दूर भागेंगे। अब कण दूर दूर भागेंगे तो ये हो गया कैसा माध्यम भाई, विरल माध्यम। और चूंकि ठंडी हवा है तो यहाँ पर कण पास पास है, अब पास पास है तो ये कैसा माध्यम हो गया, सघन माध्यम। और यही कारण है ना भाई कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, मान लो कि ये प्रकाश आई, ये प्रकाश गई उस वस्तु पे, और प्रकाश ये जैसे ही हमारी आंखों तक पहुंची तो होगा क्या कि ये जो वस्तु है ना, यहाँ पर अभिलंब खींचेंगे, ये प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, ये वस्तु यहाँ से हमें यहाँ दिखाई देगी, फिर ये हमारी आंखों तक आएगी। ये सारी क्रियाएं होती हैं, ठीक है, समझ सकते हैं आप बातों को। नॉर्मली आप क्या बोल सकते हैं कि किसी भी चूल्हे के सामने जब हम बैठते हैं और वहां से दूसरे तरफ की वस्तु को देखते हैं तो वो वस्तु हमें हिलती हुई इसलिए प्रतीत होती है क्योंकि इस समय क्या होता है कि इस समय वायुमंडल, मतलब जहां पर चूल्हा जल रहा होता है वहां का वायु गर्म हो जाता है तथा उसके पास की वायु जो होती है वो ठंडी रहती है। मतलब चूल्हे के बाद की जो वायु होती है ठंडी रहती है। यही कारण है कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वो वस्तु हिलती हुई नजर आती है। तो दरअसल ये कारण हुआ कब भाई, ये सारा कारण कब बना, ये वस्तु हिलती हुई कब दिखाई दी? तो ये वस्तु हमें हिलती हुई तब दिखाई दी जब हमारे पास क्या हुआ, अपवर्तन की घटना हुई। जब हमें क्या देखने को मिला, अपवर्तन की घटना। क्योंकि भाई हम अपवर्तन पढ़े हुए हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है। क्या पढ़े हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये बात हम जब पढ़ चुके हैं तो अपवर्तन हुआ क्योंकि सघन माध्यम है, विरल माध्यम है, माध्यम हो गए दो, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है प्रकाश तो अपने वास्तविक पथ से विचलित हो रही है। और जब विचलित हो रही है ये वस्तु यहां से यहां दिखाई दी, विचलित हो रही है, तो यही कारण है कि हम इसे कहेंगे अपवर्तन। और जब हम इसे अपवर्तन कहेंगे तो ये अपवर्तन किसके कारण हुआ, हवा के कारण। हवा को क्या कहते हैं, वायु। और वायु में क्या हुआ, अपवर्तन। इसीलिए हम कहेंगे कि यहां पर क्या हुआ, वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या कहेंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, क्लियर है, इसे हम क्या बोलेंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन।
उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, ये वायुमंडलीय अपवर्तन, क्योंकि हम मानव नेत्र तो समझ लिए। अब वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहते हैं, जरा सा इसका परिभाषा लिख लें तो देखें भाई, ये जो हमारा क्लास है ये क्लास नंबर 5 है, याद रखेंगे। ये पिछले वीडियो कहीं अभी रह गया है, ये डे नंबर 5 है, आज हमारा 5वां दिन है। उम्मीद करेंगे नेक्स्ट डे जो होगा उसमें हम इस चैप्टर को खत्म कर दें और फिर नेक्स्ट डे से हम किसको शुरू करें, हम शुरू करें फिजिक्स को, यानी कि भौतिकी के नए चैप्टर विद्युत धारा को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर उपस्थित वायुमंडल में, पृथ्वी पर उपस्थित वायुमंडल में वायु के गर्म तथा ठंडा होने पर, गर्म तथा ठंडा होने पर क्या है, पृथ्वी पर उपस्थित वायुमंडल में वायु के गर्म तथा ठंडा होने पर क्या होता है भाई, सघन और विरल माध्यम, सघन तथा विरल माध्यम उत्पन्न होती है। क्या होती है भाई, उत्पन्न होती है। क्या क्या बोले हैं, पृथ्वी पर उपस्थित वायुमंडल में वायु के गर्म तथा ठंडा होने पर सघन तथा विरल माध्यम उत्पन्न होती है, जिसके कारण क्या होता है, प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम, जिसके कारण प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम तथा विरल माध्यम से सघन माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से, तो वह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है मेरे भाई, विचलित हो जाती है। अतः इस घटना को क्या कहेंगे, इस घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि हम बहुत बड़ा लिखवा दिए, ठीक है, तो याद रहे हम इसका छोटा परिभाषा भी लिख सकते हैं। अतः इस घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। क्लियर है, ये चीज ध्यान में है। अब सुनिए भाई, तो हम इसको अथवा में क्या कह सकते हैं, अथवा में हम ये कह सकते हैं कि वायुमंडल में होने वाले अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। क्लियर है, इतना सारा पॉइंट क्लियर है। बस नॉर्मली ये भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कि वायुमंडल में होने वाले अपवर्तन को ही क्या कहेंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। और नहीं तो आप पूरा बोलिए कि पृथ्वी पर उपस्थित जो वायुमंडल है उस वायुमंडल के में वायु के गर्म तथा ठंडा होने पर सघन तथा विरल माध्यम उत्पन्न होती है, जिसके कारण प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम तथा विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। इतना बोलना हो तो बोल सकते हैं, नहीं बोलना हो तो आप क्या बोल सकते हैं
कि वायुमंडल में होने वाले अपवर्तन को ही वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। अब इस वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या क्या होता है इसको देखते हैं हम। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण उदाहरण की बात करें, इसके उदाहरण की बात करें तो हम कह सकते हैं पहला नंबर उदाहरण कि तारों का टिमटिमाना। किसका टिमटिमाना? तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना ये हो जाएगा किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। फिर होता है भाई कि सूर्योदय के पहले सूर्य का उगना, चाहे उगा हुआ दिखाई देना, अच्छा, और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना, सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखना, ठीक है, ये कह सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं भाई? तो इसके अलावा भी हम कह सकते हैं क्या? तो इसके अलावा हमारे पास ये हो सकता है, आप इंद्रधनुष देखे हैं ना, इंद्रधनुष बनने में भी अपवर्तन रोल निभाता है, लेकिन हम उससे पहले लिख लेते हैं वर्ण विक्षेपण। हालांकि इसको रहने दीजिए, इसको हम अभी पढ़ेंगे प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को। तो यहाँ पर ये हो गया सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद, और फिर हम कह सकते हैं इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष का बनना, याद रहे कि जो इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष के बनने में अपवर्तन भी हेल्प करता है और परावर्तन भी हेल्प करता है, दोनों चीज हेल्प करता है, परावर्तन और अपवर्तन, और इसको हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर रहे? हम इसको बताएंगे, इंद्रधनुष को बहुत ही बेहद और नायाब तरीके से समझेंगे। चलिए हम सबसे पहले हम अपने पहले कारण को समझते हैं कि आखिर ये तारे टिमटिमाते क्यों हैं। तो देखिए भाई, तारों का टिमटिमाना हमारा टॉपिक है, तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक है, हमारे पास टॉपिक है। तो देखिए भाई, ये अगर हम बात करें कि ये अगर तारा है, ठीक है, तो हम किसी एक तारे को ही लेते हैं, उसी से दिखाते हैं। तो यहां पर क्या है ना, यहां पर है अपना सूर्य, ठीक है, अच्छा, और तारे कहां है भाई? तारे इधर कहीं ऊपर है। ध्यान से देखिए, तो ये जो है, ये जब प्रकाश की किरण ऐसे चलेगी, तो आप एक बात जानते हैं कि ऊपर जो होते हैं, ऊपर ये कैसे माध्यम होंगे? ये होंगे विरल माध्यम। ये कैसे माध्यम होंगे? विरल माध्यम। कण होंगे दूर दूर, कण क्या होंगे? दूर दूर होंगे। ये हो गए कण दूर दूर, हो गए कण दूर दूर। लेकिन इधर जैसे ही नीचे की ओर आएंगे, तो नीचे की ओर आने पर क्या होगा भाई कि कण हो जाएंगे पास पास। कण क्या हो जाएंगे? पास पास। कण हो जाएंगे पास पास, ये ध्यान रहे, कण क्या हो जाएंगे? पास पास हो जाएंगे। कण हो गए पास पास। अब जब कण हुए पास पास, तो आप एक बात जानते हैं कि यहां पर कितने माध्यम बन गए? यहां पर माध्यम बन गए दो। कौन कौन? एक हो गया सघन माध्यम और एक हो गया विरल माध्यम। एक हो गया सघन माध्यम, दूसरा क्या हो गया? विरल माध्यम। ये ध्यान देना, ये हम सूर्य भगवान को थोड़ा सा और ऊपर बना दे, ये ध्यान रहे। ये रहे अपने सूर्य भगवान, ठीक है, ये अपने सूर्य भगवान है, ये अपना तारा है, ठीक है। अब सुनो क्या है, ये जब प्रकाश की किरण एंटर करेगी ना, ये जब प्रकाश की किरण एंटर करेगी, तो याद रहे आपको, यहां से जैसे ही पहुंचेगी यहां पर, तो यहां पर क्या हो रहा है? एक माध्यम हो गया, ये ऊपर वाला हो गया विरल माध्यम, और नीचे क्या हो गया भाई? सघन माध्यम। क्या हो गया? सघन माध्यम। नीचे सघन हो गया, ये सघन और ये वाला विरल। ध्यान रहे। अब सुनो होता क्या है कि जब प्रकाश की किरण इस ध्यान रहे, इस विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो यहां पर क्या होगी?
यहां पर जैसे ही वो आपतित होगी तो हम क्या डालेंगे, यहां पर हम डालेंगे अभिलंब। क्या डालेंगे, अभिलंब। तो आप जानते हैं कि प्रकाश की किरण जब विरल से सघन में जाती है तो वह अपने पूर्व पथ पर नहीं जाती है। ये रास्ता है इसका, ऐसे जाना था लेकिन वैसे नहीं जाएगी, ये कहां झुक जाएगी, अभिलंब की ओर। कहां झुकेगी, अभिलंब की ओर। और जब अभिलंब की ओर झुकेगी तो यहां पर कोई व्यक्ति यदि खड़ा है और ये व्यक्ति अगर उस तारे को देख रहा है ऐसे करके, ऐसे करके यदि उस तारे को देख रहा है ऊपर, तो ये मान ली कि ये प्रकाश उसकी आंखों के पास गया, ठीक है। ये व्यक्ति यदि उस तारे को देख रहा है, ये मान ली कि ये प्रकाश उसकी आंखों तक गया, तो ये तारा जो है ना, यह तारा इसको कहां दिखाई देगा, ये तारा, इसको ध्यान से देखें, ये तारा कहां दिखाई देगा, ये प्रकाश की किरण जैसे है ना, ये ऐसे 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 ऐसे, तो देखिए हम दिखा रहे हैं। अब इस किरण को हम ऊपर बढ़ा रहे हैं, इस किरण को ऊपर बढ़ा रहे हैं, ध्यान से। ये जो किरण है ना, ये वाली, इस वाली किरण को हम ऊपर बढ़ा रहे हैं। तो ऊपर हम बढ़ाएंगे तो ये देखिए, ठीक है, ये यहां पर बढ़ गया ऊपर। तो ये जो तारा है ना, ये तारा जो वहां पर है, वो तारा कहां दिखेगा, वो तारा दिखेगा यहां पर। क्लियर है, तो ये तारा दिखेगा कहां पर, यहां पर दिखा। तो ये जो तारा है वह अपने वास्तविक स्थिति से क्या हो रहा है, इधर उधर दिखाई दे रहा है। किसके कारण दिखाई दे रहा है, तो अपवर्तन के कारण। किसके कारण दिख रहा है, अपवर्तन के कारण दिख रहा है। किसके कारण, अपवर्तन के कारण दिख रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखें, ऐसे दिख रहा है, ये बात होती है। तो यहां पर कारण हम क्या लिखेंगे, कि सवाल आता है इसमें कि तारे क्यों टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो सवाल क्या होगा भाई, तो इसका जवाब क्या होगा, क्योंकि जब तारा का प्रकाश, तारा का प्रकाश, तारा का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचता है, कहां पर, पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचता है, तो पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर सघन तथा विरल माध्यम होने के कारण, विरल माध्यम उत्पन्न होने के कारण, उत्पन्न होने के कारण, कारण तारा अपने वास्तविक स्थिति से, तारा अपने वास्तविक स्थिति से, वास्तविक स्थिति से हिलती हुई, हिलती हुई प्रतीत होती है, हिलती हुई प्रतीत होती है। क्लियर है, ये बात होती है, यही कारण है। अतः, अतः हम कह सकते हैं कि, अतः हम कह सकते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो ये उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा, यहां तक आपको 100% समझ में आया होगा, समझ में आ गया होगा कि तारे क्यों टिमटिमा रहे हैं। अब यहां पर बात आती है कि जब तारे टिमटिमाते हैं तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन सूर्य क्यों नहीं टिमटिमाता, चांद क्यों नहीं टिमटिमाता। बात यहां पर होती है ना भाई, कि सूर्य क्यों नहीं टिमटिमाता या तारे क्यों नहीं टिमटिमाते। यहां पर सवाल एक बन जाता है कि सूर्य तथा चंद्रमा टिमटिमाते हुए, टिमटिमाते हुए प्रतीत क्यों नहीं होते हैं, ठीक है।
तो इसका जवाब हम क्या लिखेंगे भाई, हम इसका जवाब ये लिखेंगे कि सूर्य और जो चंद्रमा है ना वह टिमटिमाते हुए इसलिए प्रतीत नहीं होते हैं क्योंकि सूर्य, याद रहे, क्योंकि सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब हैं, बहुत क्या है, करीब हैं, जिसके कारण ये टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। अब इतना छोटा तो जवाब होगा नहीं प्रतीत, जिसके कारण ये टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते। ठीक है, अब सुनिए, इतना छोटा जवाब होगा नहीं, बड़ा करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए भाई, हम यहां पर हैं, ठीक है, हम एक लाइट जला रहे हैं यहां पर इतना बड़ा सा, ठीक है भाई, और एक लाइट इधर जला रहे हैं यहां पर, ये दोनों क्या है, लाइट है। ध्यान से सुनिए और समझिए, ये भी लाइट है और ये भी लाइट है, ठीक है। लाइट मतलब प्रकाश स्रोत है, प्रकाश इससे निकलता होगा। अब सुनिए, अगर ये व्यक्ति इस लाइट को देख रहा है और इस लाइट को देख रहा है, तो एक बात बताइए कि यह प्रकाश ज्यादा दिखाई देगा कि ये वाला प्रकाश ज्यादा दिखाई देगा, ये वाला कि ये वाला? ऑब्वियसली वो वाला छोटा दिखाई देगा और ये वाला बड़ा, मतलब ये वाली इस वस्तु से जो प्रकाश आ रही है वो कम दिखाई देगी, और दोनों सेम आकार के हैं, आकार भी सेम बना लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कि इससे जो प्रकाश आएगी, उसमें ये वाली जो प्रकाश होगी, इस वाला जो ये जो प्रकाश है, इसकी तीव्रता ज्यादा होगी। तीव्रता ज्यादा होने के कारण आप ही सोचो ना भाई, हम दो टॉर्च लिए हैं, एक टॉर्च को यहाँ पर आंखों के पास जला रहे हैं और एक कितनी दूरी से जला रहे हैं। अब बताइए कि किसका प्रकाश हमें ज्यादा तीक्ष्ण लगेगा, तेज? इसका ना लगेगा, वो वाला तो कम लगेगा, और दोनों सेम एफिशिएंसी का है। तो हम जानते हैं कि सूर्य भी तो एक प्रकार का तारा होता है, और ये स्थिति हम बनाए हैं सूर्य की, और ये स्थिति हम बनाए हैं किसकी, तारा की, और ये है पृथ्वी पर उपस्थित कोई मानव। तो अब क्या देखें, हम जो कॉन्सेप्ट बताए उसको समझ लीजिए कि ये है अपना एक जो है टॉर्च यहां पर जल रहा है और एक टॉर्च इधर कहीं दूर जल रहा है, ठीक है, यहां पर ऐसे है। अब ये जो टॉर्च है इसका प्रकाश हमें ज्यादा दिखाई देगा और इसका कम दिखाई देगा, ठीक है। यही कारण है कि अब ये जो प्रकाश आ रहा है वायुमंडल में पृथ्वी पर, तो इसका अपवर्तन कम होगा, और कम होने के साथ साथ ये पास में है, और पास में है तो इसका प्रकाश तीक्ष्ण दिखाई देगा। लेकिन ये जो है ये क्या है, दूरी पर है, और जब दूरी पर है तो क्या है, पहला तो अपवर्तन होगा, और दूसरी बात जो है दूर से प्रकाश आ रहा है तो वो प्रकाश कम आएगा। अब कम आएगा तो जिसके कारण यह हिलता हुआ प्रतीत होता है। तो यही कारण है कि तारा जो है हिलता हुआ प्रतीत देता है, लेकिन सूर्य हिलता हुआ प्रतीत नहीं होता है। और आप जानते हैं कि सूर्य के चारों तरफ हमारी पृथ्वी चक्कर काटती है ना, और इस पृथ्वी के चारों चक्कर काटते हैं कौन, चंद्रमा। अब चंद्रमा चक्कर काटते हैं इसके पीछे, तो चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी ये एक दूसरे के करीब हुए, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण हमें चंद्रमा जो है और जो सूर्य है ये टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं नजर आते हैं, जबकि तारे जो होते हैं वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वाला पॉइंट आपको क्लियर होगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे बढ़े। ले लें स्क्रीनशॉट, ले लिए? चलिए मिटा रहे हैं। तो चलिए हमारे पास टॉपिक अब क्या है, हमारे पास हमारा टॉपिक है सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच, सूर्यास्त के आभासी समय। मतलब जब सूर्योदय होता है तो अपवर्तन के कारण सूर्य भगवान जब उगे नहीं होते हैं तो उसके पहले ही दिख जाते हैं, और जब सूर्यास्त होता है तो सूर्य भगवान डूब भी गए होते हैं, फिर भी उसके बाद हमें वो दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति के कारण ही क्या बोला गया है, ऐसी स्थिति के ही कारण बोला गया है सूर्योदय और सूर्यास्त के आभासी समय।
आभासी समय मतलब वास्तविक समय नहीं है। जैसे सूर्योदय का समय है, मान लीजिए कि 6 बजे सूर्य भगवान उग रहे हैं, तो 6 बजे से उगने से पहले ही मान लो कि वो 5:55 में ही दिखाई देंगे, और मान लीजिए शाम में 6 बजे डूब रहे हैं तो वो 6:05 तक दिखाई देंगे। मतलब समय में जो है ना डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर? क्लियर है? अब देखो समझते हैं, कैसे समझेंगे। ये जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये पृथ्वी की क्षितिज है, और इस क्षितिज पर, और यहां पर क्या है, यहां पर एक तल है, यहां पर एक तल है मान लो, और ये यहां पर सूर्यदेव है। क्लियर है? अब जब सूर्य से जब प्रकाश की किरण चलेगी, प्रकाश की किरण यहां से चलेगी, यहां से, ये प्रकाश की किरण हम क्या करेंगे, यहां से तिरछे लेंगे, ले लिए। यहां पर कोई एक आदमी है जो उसको उनको देख रहा है। अब आप जानते हैं कि यहां पर क्या होंगे भाई, यहां पर होगा सघन माध्यम। आप भी जानते हैं कि यहां पर क्या होगा, सघन माध्यम होगा, होगा सघन माध्यम, होगा ना भाई। और जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगी यहां पर विरल माध्यम, और जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में चले तो आप एक बात जानते हैं कि वो प्रकाश की किरण क्या होगी, वो प्रकाश की किरण, हम इसको थोड़ा सा बच्चे को बाद में बनाएंगे, ये प्रकाश की किरण क्या होगी, यहां पर जब हम अभिलंब डालें, जैसे ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम है, तो ये अभिलंब डाले, मान लो ये अभिलंब डाले, तो ये क्या होगी, सघन माध्यम में अभिलंब की ओर झुक जाएगी। क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये इसको जाना चाहिए था इस रास्ते, इस प्रकाश की किरण को जाना चाहिए था इस रास्ते, इस रास्ते, लेकिन ये क्या करेगी, ऐसे निकलेगी, और यहाँ पर अपनी पृथ्वी है, और यहाँ पर कोई बालक है, और ये बालक की आंखों तक पहुंचेगी ये प्रकाश की किरण। ठीक है? और ये जब प्रकाश की किरण इस बालक की आंखों तक पहुंचेगी, तो हम अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए थे, ये प्रकाश की किरण का रास्ता हो गया, ये वाला रास्ता ये हो गया। अब ये जो है प्रकाश हमें ऐसे जाएगी, ऐसे 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 पीछे जाएगी, और पीछे जाएगी तो यही सूर्य भगवान जो है हमें वह कहाँ दिखाई देंगे, ऊपर उठे हुए दिखाई देंगे। ये इनकी वास्तविक स्थिति है, ये क्या है, वास्तविक स्थिति है, और ये क्या है भाई, ये है आभासी स्थिति। क्या है, आभासी स्थिति। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं भाई, यहाँ पर आप यही देख रहे हैं, ये क्षितिज है, मान लेते हैं क्षितिज है, जहां से ये डूब गया है, डूब गए थे, यहीं से उग रहे हैं, तो ये इनकी स्थिति है यहाँ पर, ये यहाँ पर अपनी वास्तविक स्थिति इनकी नीचे है। कहाँ है, नीचे है, वास्तविक स्थिति कहाँ है, नीचे है। लेकिन जैसे ये प्रकाश चलेगा, प्रकाश यहां से चलेगा, प्रकाश की किरण, तो यहाँ पर क्या होगा, अपवर्तन। तो जाना चाहिए था प्रकाश को इस रास्ते, यहाँ पर विरल माध्यम ये हो गया सघन माध्यम, जाना चाहिए था इस रास्ते, लेकिन वो क्या हो गया, प्रकाश की किरण ये जो हम अभिलंब डाले हुए हैं, ये जो हमारा अभिलंब है, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, इधर झुकेगी। अब झुकने के कारण ये किरण यहाँ पर आएगी, और आएगी तो इस व्यक्ति की आंखों तक आई, तो ये प्रकाश की किरण ये जो आई वापस से, तो इसको जैसे हम आगे की ओर बढ़ाएंगे तो बढ़ाएंगे, तो ये जो किरण है, अब ये सूर्य भगवान यहाँ पर है, तो ये जो किरण है ना, ऐसा हम मानेंगे कि ऊपर है। कहां पर है, ऊपर है। मतलब ये हम यहाँ पर फिगर बनाए थे तो एक में मिल जाता, एक में मिल जाता। तो आपको क्या समझना है, ये प्रकाश की किरण क्या होगी, थोड़ी सी ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। अब ये जब प्रकाश की किरण इनसे थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है, यही कारण है कि अभी सूर्य भगवान का सूर्योदय हुआ नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो हमें दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि सूर्योदय अभी हुआ नहीं है। अरे यहां से निकलेंगे तब ना भाई, यहां से अभी निकले हैं नहीं, और तब तक हमें क्या हो रहा है, तब तक हमें सूर्य भगवान ऊपर दिखाई दे दिए। तो यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के, सूर्योदय के पहले ही सूर्य भगवान उगे हुए दिखाई देते हैं, और जब डूब गए हैं, सूर्यास्त हो गया है, उसके बाद भी वे हमें दिखाई देते हैं। बोलिए, इतना कुछ समझ में आया आपको? तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर उपस्थित वायुमंडल में, पृथ्वी पर उपस्थित वायुमंडल में, पृथ्वी पर उपस्थित वायुमंडल में, पृथ्वी पर उपस्थित वायुमंडल में
सघन तथा सघन तथा सघन तथा विरल की स्थिति, किसकी स्थिति? विरल की स्थिति उत्पन्न होने के कारण, विरल की स्थिति उत्पन्न होने के कारण, उत्पन्न होने के कारण क्या होता है मेरे दोस्त? सघन तथा विरल की स्थिति उत्पन्न होने के कारण प्रकाश की किरण, या फिर हम कह सकते हैं सूर्य अपने सूर्योदय के समय से कारण, यहां पर लिखे हैं सघन तथा विरल माध्यम उत्पन्न होने के कारण अपवर्तन की घटना होती है। अपवर्तन की घटना होती है। किसकी घटना होती है? अपवर्तन की घटना होती है, जिससे सूर्योदय से पूर्व मतलब पहले ही दिखाई देते या देता है। ठीक है। तथा सूर्यास्त के बाद भी दिखाई देते हैं। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है? सूर्योदय के पहले भी दिखाई देंगे और डूब जाएंगे उसके बाद भी दिखाई देंगे। मान लो कि ये डूबे हुए हैं लेकिन फिर भी ऊपर दिखाई दे रहे हैं, और मान लो कि ये उगे हुए हैं फिर भी ऊपर दिखाई दे रहे हैं, अभी उग रहे हैं तब भी ऊपर दिखाई दे रहे हैं। ये स्थिति होती है। क्लियर है? अब देखिए भाई, यहां पर बात आती है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वो दिखाई देते हैं, तो सवाल आता है कि यदि पृथ्वी पर, सवाल देता है क्या? यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न रहे तो क्या होगा? यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं रहे तो क्या होगा? तो इसका जवाब बहुत ही नॉर्मल है और सिंपल है। देखिए भाई, तो देखिए सूर्य भगवान जब उगते हैं ना और डूबते हैं, तो सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में जो समय का अंतर होता है ना, 4 मिनट का होता है। कितना का? 4 मिनट का। सूर्योदय तथा सूर्यास्त जो है उसके बीच समय लगभग 4 मिनट बढ़ जाता है। कितना मिनट बढ़ जाता है? 4 मिनट बढ़ जाता है। तो अब एक बात बताइए कि यदि 4 मिनट समय बढ़ गया सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच, कितने मिनट का समय बढ़ गया? 4 मिनट का। तो बताइए कि दिन बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? और यदि मान लो कि वायुमंडल ही ना रहे तो ये अपवर्तन की घटना नहीं होगी, और नहीं होगी तो जो 4 मिनट बढ़ गया है वो क्या हो गया? कम हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं रहे तो क्या होगा? तो पृथ्वी पर, उत्तर में हो जाएगा, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न रहे तो, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न रहे, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न रहे तो पृथ्वी पर दिन की अवधि घट जाएगी। क्या हो जाएगी? घट जाएगी। सिंपल सा है। अच्छा, दूसरी बात कि पृथ्वी पर वायुमंडल होने के कारण सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच 4 मिनट का समय बढ़ जाता है। समय क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये हो गया। अगला पॉइंट भाई आता है क्या? अगला पॉइंट आता है कि अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष से
अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी काली क्यों प्रतीत होती है? काली क्यों प्रतीत होती है, यहां पर यह सवाल होगा। तो इसका भी जवाब बहुत ही सिंपल है। इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है। ठीक है, ये सवाल आता है क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है। और इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं? इसके अलावा हम ये कह सकते हैं जिसके कारण अपवर्तन की घटना नहीं होती है, जिसके कारण अपवर्तन की घटना नहीं होती है। क्लियर है? ये हो गया हमारे आज का सेशन। और लास्ट हमारे पास है प्रिज्म, जो कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हमारा शॉर्ट वीडियो है, थोड़ा सा छोटा है, रहने देते हैं। आपको कैसा लगा आप स्क्रीनशॉट ले ले पहले, उसके बाद बात करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए देखिए कैसा लगा वीडियो आपको, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ खूब शेयर करें, वीडियो को लाइक करें जरूर। और जहां कहीं त्रुटि नजर आए, जैसे कि हम स्क्लेरोटिक को स्क्लेरेंकाइमा बोले थे, उस त्रुटि को आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि हम उसको सुधार कर पाए, उसका सुधार कर पाए। इसको हम देखें खुद से तो फिर हमें मालूम हुआ कि नहीं, उसको स्क्लेरोटिक बोलते हैं, क्योंकि स्क्लेरेंकाइमा जो होती है वह 9th क्लास में उत्तक टिश्यू वाले चैप्टर में है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं होता है इतना मिस्टेक, उम्मीद करते हैं आप गलत नहीं समझेंगे, उसको सुधार कर लेंगे। तो ऐसे ही जो भी हमें त्रुटि नजर आएगी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि उसको सही सही बताएं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आज का सेशन कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।